क्या होगा अगर देश में अचानक से ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो जाए जो मोदी सरकार के तेजी से दौड़ते जीत के घोड़े की लगाम अपने हाथों में ले ले? क्या होगा अगर विपक्ष अचानक से इतना पावरफुल हो जाए कि केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाने से पहले 100 बार सोचना पड़े? अभी देश का हाल देखकर हर डेमोक्रेटिक व्यक्ति के मन में एक कसक जरूर उठती है कि काश इस देश में एक ऐसा विपक्ष या अपोजिशन होता जो सरकार को चुनावी मैदान में गिराने का दम रखता, ताकि इसके डर से मोदी सरकार अपनी मनमानी चलाने में कुछ हिचकती तो। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में विपक्ष की राजनीति का अर्से से एक पिटा पिटाया तरीका चला आ रहा है, और वो यह है कि जब आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव करीब आता है तो सारे विपक्षी दलों को, जिनमें ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनको एक साथ लाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। अगर इसकी शुरुआत की बात करूं तो आमतौर पर केंद्र सरकार के तीसरे या चौथे साल, यानी कि जब तीसरा या चौथा साल चल रहा होता है केंद्र सरकार को, उस समय होने वाले किसी बड़े राज्य के चुनाव के दौरान होती है। और संयोगवश वो चुनाव हार जाए केंद्र सरकार तो माहौल बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो विपक्ष के लिए आने वाले चुनाव में कुछ हद तक एडवांटेज दे सकती हैं। पहला है एकजुटता की भूमिका, रोल ऑफ यूनिटी। इसी को देखते हुए अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें एक विपक्ष की एकजुटता यानी कि अपोजिशन यूनिटी की भूमिका ज़रूर बन सकती है। लेकिन माहौल बनाने की शुरुआत 2022 के विधानसभा चुनाव से होनी चाहिए। ध्यान रहेगा, अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के अलावा छोटे राज्यों गोवा और मणिपुर के चुनाव होने हैं। इसके बाद साल के अंत में हिमाचल प्रदेश, गुजरात के चुनाव होने हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करूं तो पिछले 25 सालों से केंद्रीय विपक्ष यानी कि सेंट्रल अपोजिशन की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। राज्य सरकार की 2 बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी एसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, केंद्र सरकार से हर हाल में नरम रुख बनाकर चलती हैं, फिर चाहे उसमें कांग्रेस का वर्चस्व हो या बीजेपी का। इसके अलावा बाकी जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनका राजनीतिक वजन इतना नहीं है कि विपक्षी पार्टियां वहां से अगले आम चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी के लिए मोमेंटम बना सके। वैसे एक हद तक ये काम गुजरात से शुरू किया जा सकता है, लेकिन वहाँ अभी विपक्ष का जो हाल है उसमें विधानसभा चुनाव के नतीजों से मोमेंटम बनने का कम और बिगड़ने का ज़्यादा खतरा दिख रहा है। इससे एक बात तय हो जाती है कि 2024 के आम चुनाव में विपक्षी दल अगर केंद्र में बैठी मोदी सरकार को मजबूत चुनौती देना चाहते हैं तो ये काम सिर्फ चुनावी गठबंधन के दम पर कर पाने की उम्मीद इसको अभी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि गठबंधन की इसमें हमेशा ही बड़ी भूमिका होती है, लेकिन सरकार की तमाम गलतियों और गड़बड़ियों के बावजूद उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम चुनावी गठबंधन से तो नहीं हो पाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात की तरफ नज़र डालना ज़रूरी है कि काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि साहस और पैनेपन के साथ मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठा रखी है, लेकिन उनकी पार्टी का इसका कोई चुनावी फायदा तो नहीं हुआ है। उल्टा कई बड़े राज्यों में चुनाव हार कर अपना नुकसान जरूर करवा लिया है, और चुनाव में परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादातर जगहों पर क्षेत्रीय दलों यानी लोकल पार्टीज की स्थिति उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर है। कांग्रेस और राहुल गांधी इस मामले में लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इस गड्ढे को भरे बगैर विपक्षी राजनीति भला कैसे खड़ी हो पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अभी की राजनीति में एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि बीजेपी और कांग्रेस को अपना समान दुश्मन मानने की सोच कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बेकार हो गई है। एक वक्त था जब कई राजनीतिक दल दोनों ही पार्टियों से दूरी बनाने पर जोर देते थे, और अगर हम अभी कुछ समय पहले का ही एग्जाम्पल देखें तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस जैसे मोदी समर्थक दल भी पिछले साल हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी का अटैकिंग मोड देखकर हैरान रह गए थे। निकाय चुनाव में शायद इतनी आक्रामकता तो कमी देखी गई है जैसे कि हैदराबाद में देखी गई थी। वहाँ बीजेपी के कई केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की आखिरी सीमा हो सकती है। इसके साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपना स्वाभाविक दोस्त मानने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आज तैयार न हो, लेकिन उनकी मुख्य लड़ाई तो बीजेपी से है। ये कहने में उन्हें अब कोई गुरेज नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक विपक्षी राजनीति का मजबूत रास्ता यही हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द अपना घर ठीक करे।
वैसे भी पार्टी के बाहर से इसकी मांग तो लंबे समय से चल रही है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर से भी इसके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस मोदी सरकार की गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन का एक लंबा कार्यक्रम लेकर आगे बढ़े और जहां तक हो सके अपनी चुनावी दावेदारी को पीछे रखते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं और उसके साथ ये काम बहुत संभल कर करना होगा। दूसरी खास बात मैं ये करना चाहूँगा कि व्यक्तित्व के टकराव से बचना चाहिए, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। असल में यहाँ व्यक्तित्व का टकराव यानी कि पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कोई भी मजाया लोकल लीडर राहुल गांधी के पीछे चलने को शायद राज़ी नहीं होगा। वैसे गठबंधन के साथ तालमेल के मामले में सोनिया गांधी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब वो राजनीति में इतनी सक्रिय तो है नहीं। ऐसे में इस काम के लिए कांग्रेस अशोक गहलोत या भूपेश बाघेल को आगे कर सकती है। और भी सचिन पायलट जैसे युवा और शशि थरूर जैसे मंझे हुए लीडर हैं जो कांग्रेस की डूबती नैया को कुछ हद तक पार लगा सकते हैं। हाँ, उससे पहले सोनिया गांधी जी को अपना पुत्र मोह त्यागना होगा। तो विपक्ष कितना ज़रूरी है, कितना विपक्ष का एक पार्ट है, एक रोल है, वो हमने देखा। और आने वाले फ्यूचर में यानी कि आने वाले जो चुनाव हैं 2024 के, उनमें विपक्ष को अगर मजबूत स्थिति दिखानी है तो शायद उन्हें इसके पीछे जो एक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसको अच्छे से समझना होगा और उस पर काम करना होगा। लगातार गिरती हुई विपक्ष की राजनीति और विपक्ष का इमेज उठाने के लिए उसे एक ऐसे चमत्कारी लीडर की ज़रूरत है जो शायद उसकी इस डूबती हुई नैया को ऊपर लाके तैरने पे मजबूर कर सके। कैसा लगा ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऑल प्रेस के साथ।